हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो जैसे आपको पता है कि यहाँ पे मैंने डेली आपके लिए लाइव जो क्विज है वो शुरू की है, बिकॉज जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है और जो क्वेश्चन आप बार बार देखते हो उससे क्या रहता है, आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। ठीक है, तो आप इनके जो क्वेश्चन हैं वो आप चैट बॉक्स में इनके आंसर दोगे और मैं जो है इनके आंसर आपको बताऊंगी। ठीक है, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कुछ समझ नहीं आए तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो डेली इसी टाइप की क्लासेस लेने के लिए आप मेरे चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी आपकी वीडियो की साइड में एक एरो होगा इस टाइप का, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे सब्सक्राइब लिखा आएगा, जहाँ से आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। देन वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ये देखो इस टाइप का एरो है, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को भी लाइक करना। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। 1 सेकेंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेट्राजोलियम जो टेस्ट है, यानी कि उसका निर्धारण करते हैं। किस लिए करते हैं, यानी कि टेट्राजोलियम जो टेस्ट है उससे क्या होता है, बीज की शुद्धता का पता चलता है, या फिर बै और नंबर ऑप्शन है आपके पास कि बीज के अंकुरण का पता चलता है, यानी कि बीज का जर्मिनेशन कितना हो उसका पता चलता है, या फिर सीड विएबिलिटी यानी कि जीवन क्षमता, यानी कि बीज कितने टाइम तक जीवित रहेगा। जीवित का क्या मतलब है, यानी कि जो कोई भी बीज है वो कितने टाइम तक ऐसी कंडीशन में रहेगा कि जब हमें उसे कोई भी सॉइल के अंदर ग्रो करेंगे तो वो क्या होगा, प्लांट जर्मिनेट कर पाएगा। ऐसी कंडीशन कब तक रहने वाली है। ठीक है, तो वो होती है उसकी जीवन क्षमता, या फिर बीज की गुणवत्ता के लिए, यानी बीज प्योर है या फिर नहीं है, जेनेटिकली प्योरिटी कितनी है उसकी। तो टेट्राजोलियम टेस्ट किसके लिए किया जाता है, सीड की विएबिलिटी के लिए किया जाता है ये टेस्ट। फिर है मृदास्थ है से अंकुरण के समय बीज पत्र का भूमि से ऊपर आना, क्या किस प्रकार का अंकुरण होता है। ठीक है, तो मृदास्थ है से अंकुरण के समय जब ये मान लो सोयल है, ठीक है, कोई भी हमने सीड है वो यहाँ पे ग्रो किया है सोयल के नीचे की साइड थोड़ा सा, तो उस टाइम क्या होगा, जब जो कोई भी बीज है वो अंकुरित होगा यानी जर्मिनेट होगा, तो बीज पत्र का भूमि से ऊपर आना, जब बीज पत्र जो ये वाला जो सीड है ना ये कुछ क्या होगा, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। जैसे चने की फसल देखी होगी आपने, तो उसमें क्या रहता है कि जब प्लांट निकलता है ना, नया प्लांट निकलता है तो उसके ऊपर रहता है सीड कोट। ठीक है, और कुछ फसलों में ऐसे होता है कि ऊपर नहीं रहता, ये ज़मीन में ही रहता है, ऊपर डायरेक्ट पौधा जो है, प्लांट जो है वही आता है। तो ये बोल रहा है कि अगर मान लो कि बीज पत्र साथ में ऊपर आए, चने की फसल में ऐसे होता है, दलहनी फसलों में लगभग, तो उस प्रकार के अंकुरण को क्या बोलते हैं, इपीजियल या हाइपोजियल या फिर रेडिकल या फिर प्लूमोल। तो इसका राइट आंसर क्या है, इपीजियल। ठीक है, इसे बोलते हैं इपीजियल टाइप। तो क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए ना कि चने के अंदर किस टाइप का जो जर्मिनेशन पाया जाता है, तो इपीजियल टाइप का जर्मिनेशन पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय बीज अधिनियम पारित किया गया, यानी कि भारतीय जो बीज अधिनियम है यानी इंडियन सीड एक्ट जो है वो कब पारित किया गया, तो 1952 में या फिर 1959 में या 1966 में या 1979। तो इसका राइट आंसर जो है ना वो 1966 है। एक 1963 भी दिया जाता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा, 1966। फिर है राष्ट्रीय बीज पॉलिसी यानी कि नेशनल सीड पॉलिसी जो है वो कब स्टार्ट की गई थी, तो 2004 में की गई थी, या 1963 में, या 1966 में, या 2002 में। तो कब शुरू की गई थी, 2002 में। 1966 के अंदर तो क्या हुआ था, भारतीय बीज अधिनियम पारित किया गया था। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय बीज अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया था। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है। देखो भारतीय बीज अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1966 के अंदर क्या है, ये पारित किया गया था। और पंजीकृत बीजों के थैले पर कौन सा टैग होता है, यानी कि जो रजिस्टर्ड सीड होती है ना उनकी यानी कि उनके जो थैले होते हैं उन पे कौन सा टैग होता है। आपको पता होगा बीज के 4 टाइप्स होते हैं, कहीं कहीं कोई बुक में तो 5 भी लिखे होते हैं। पहला होता है न्यूक्लियस यानी नाभिकीय सीड, फिर होता है आपका ब्रीडर सीड, प्रजनन बीज जिसे बोलते हैं, और फिर होता है फाउंडेशन सीड, और फिर जो आपका है रजिस्टर्ड सीड, और फिर होता है सर्टिफाइड। ठीक है, तो इसमें जो रजिस्टर्ड सीड की बात करें, पंजीकृत बीज जो है
इनके थैले पे है ना अलग अलग लेबलिंग की जाती है। इन बीजों के जो थैले तैयार किए जाते हैं ना उसमें अलग अलग लेबलिंग की जाती है, यानी उस पर लेबल लगाया जाता है, चिट लगाई जाती है। तो किसानों को ये वाला बीज जो है ना, ये वाला बीज मिलता है किसानों को सर्टिफाइड, और ये वाले जो साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च करके यहाँ से बनाते हैं। और ये वाला पहला बीज होता है न्यूक्लियस, जिससे आगे इसमें इम्प्रूवमेंट करके, सुधार करके और आगे इन बीजों को बनाया जाता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये वाला किसानों को दिया जाता है खेत में ग्रो करने के लिए। तो इन दोनों की प्योरिटी जो है ना, शुद्धता, वो 100% होती है न्यूक्लियस और ब्रीडर सीड की। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यानी 100% जो प्योरिटी है, शुद्धता, किस बीज में पाई जाती है। तो न्यूक्लियस अगर ऑप्शन होगा तो राइट आंसर पहला न्यूक्लियस है, और अगर दोनों हैं तो दोनों ही राइट आंसर है। दोनों के अंदर 100% प्योरिटी रहती है। तो कौन सा टैग होता है, यानी किस कलर का टैग होता है, तो बैंगनी रंग का जो है टैग रहता है। फिर बात करते हैं प्रजनन के द्वारा उत्पन्न किसी किस्म के प्रारंभिक बीज को कहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं। ये देखो ये आगे आ ही गया, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। तो कौन सा है प्रजनन के द्वारा उत्पन्न, यानी कि जो प्रजनन बीज है उस सीड के द्वारा, मैंने आपको बताया था नहीं, ये स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोसेस चलता रहता है। किस किस्म से प्रारंभिक बीज को कहते हैं, तो किससे स्टार्ट करते हैं, नाभिकीय बीज से प्रोसीजर शुरू होती है, यानी कि न्यूक्लियस सीड से ही क्या बनती हैं, ब्रीडर सीड यानी प्रजनन सीड जो है वो बनाए जाते हैं। ओके, और उसके बाद में बात करते हैं प्रजनक जो बीज होती हैं तैयार करने के लिए कौन सा बीज काम में लेती हैं। तो प्रजनक बीज को बनाने के लिए नाभिकीय बीज काम में लिया जाता है। यहाँ पे इसने पूछा था कि प्रजनक के रूप में, यानी शुरुआत करने के लिए शुरुआती तौर में कौन से बीज की आवश्यकता होती है। तो न्यूक्लियस सीड से हमारी शुरुआत होती है, सबसे पहला सीड यही रहता है। और फिर इसने पूछा है कि जो ब्रीडर सीड है, यानी कि जो प्रजनक बीज है, उसे बनाने के लिए हम कौन से बीज का उपयोग करते हैं। तो नाभिकीय बीज का उपयोग किया जाता है। फिर है कि यदि बीज का अंकुरण 90% और शुद्धता 75% है, तो बीज का वास्तविक मूल्य लगभग होगा। आपको पता होगा, कभी देखा होगा आपने, जो बाज़ार से हम सीड को ग्रो करने के लिए जो पैकेट लेके आते हैं, कोई भी क्रॉप का, उस पर लेबलिंग की जाती है कि इसकी प्योरिटी इतनी है, जेनेटिक प्योरिटी इसकी इतनी है, इसकी जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो इतनी है। जर्मिनेशन परसेंटेज इसने बोला 90%। अब 90% का क्या मतलब है कि अगर मान लो कि हम 100 बीज अगर हम कोई फसल के ग्रो करती है ना, तो इसने बोला है कि 90 यानी कि 90 बीज तो पक्के ग्रो होंगे ही होंगे, इतनी इसकी श्योरिटी है। इसकी प्योरिटी इतनी रहती है कि 100 बीजों में से 90 बीज ग्रो होंगे ही होंगे। अगर हम 1000 बीज लगा रहे हैं तो उनमें से कितने बीज ग्रो होंगे, उनमें से 900 बीज ग्रो होंगे, यानी जितना हम बीज लगा रहे हैं ना उसका 90% जो है ना वो तो पक्के जर्मिनेशन उनका तो होगा ही होगा, वो तो अंकुरित होंगे ही होंगे। शुद्धता का क्या है, यानी कि हम कई बार मार्केट से जो बीज लेके आते हैं उस पर लिखा होता है 98% प्योरिटी, अलग अलग लिखी होती है। तो इसमें बोला है कि मान लो 75% है। शुद्धता का ये रहता है कि उस जो हम पैकेट लेके आए हैं, जो बीज हम लेके आ रहे हैं, उसके अंदर कोई अदर जो दूसरी फसल के बीज है, या फिर कोई खरपतवार का बीज है, या कंकड़ पत्थर कोई भी चीज़ और है, तो उसका परसेंटेज कितना हो सकता है, एक एस्टिमेट लगाया जाता है। तो ये बोला है मान लो 70% तो वो प्योरिटी की गारंटी ले रहा है कि 70% तो प्योर है, पर 25 का पता नहीं है, क्योंकि और जो क्रॉप है उनके सीड भी हो सकते हैं, या फिर खरपतवार भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे जो बीज होते हैं ना, उनका जो वास्तविक मूल्य रहेगा ना वो कितना होता है, तो कितना होता है 68%, यानी कि 68%। फिर नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी ये कहना चाहता है कि इन चारों में से एक कथन तो ऐसा है जो कि क्या है, 3 कथन ऐसे हैं जो सत्य हैं और एक कथन है जो कि क्या है, असत्य। सीड प्लांट टेक्निक जो है वो पुष्कर नाथ ने दी थी, और फिर है कि क्रॉप लॉगिंग जो है वो HF किलमेट ने दी थी, और फिर है एकल संकरण जो है सिंगल क्रॉस जो था वो DF जोन्स ने दिया था। फिर है सत्य आलू बीज यानी ट्रू पोटैटो सीड जो है वो रामानुज जो थे उन्होंने दिया था। तो ये तीनों तो फैक्ट हैं, यानी कि ये तीनों तो सही है, बट ये वाला जो है ये रॉन्ग है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं उत्तम बीज का उपयोग करने से फसल की उपज में कितने प्रतिशत वृद्धि होती है, यानी कि हम उत्तम बीज यानी कि बेस्ट क्वालिटी का बीज हम खेत के अंदर उपयोग में ले रहे हैं फसल को, यानी फसल लगाने के लिए,
तो कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी हमारी उपज के अंदर, जो एंड में हमें जो प्रोडक्शन मिलने वाला है उसमें कितने परसेंट यानी में प्रोडक्शन में ग्रोथ होने के चांसेस रहेंगे। तो 15 से 20% इफेक्ट पड़ता है। अगर हम अच्छा सीड लेके आएँ और उसे ग्रोथ करें तो 15 से 20% हमारी इनकम हमें ज़्यादा मिलेगी, एंड में जो प्रोडक्शन मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। फिर है राजस्थान राज्य बीज निगम, यानी जिसे RSSC बोला जाता है। राजस्थान स्टेट सीड जो सर्टिफिकेशन जो एजेंसियां हैं, सेंटर जो है का मुख्यालय कहाँ पे है, तो कहाँ पे स्थित है, जयपुर के अंदर है। RSSC का मुख्यालय जयपुर के अंदर है। और फिर है 100 दानों के भार को किस नाम से जाना जाता है। अब आपको पता होगा एक चीज़ होती है, एक तो होता है सीड इंडेक्स और एक कौन सा होता है, परीक्षण भार यानी टेस्ट वेट जिसे इंग्लिश में बोलती हैं, और इसे हिंदी में सीड इंडेक्स। उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पे देखो डोकेज बोल रहा है। डोकेज क्या होता है, डोकेज एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें क्या होता है कि इम्प्योरिटी को देखा जाता है बीज की, यानी बीज कोई बीज है उसके अंदर अशुद्धता कितनी है, अशुद्धि जो होती है ना बीज के अंदर, उसे बोलते हैं डोकेज। परीक्षण भार और सीड इंडेक्स में आपका ये डाउट क्लियर कर दूं। परीक्षण भार में तो क्या होता है, जो टेस्ट वेट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं उसमें तो 1000 दाने लिए जाते हैं। कोई भी फसल है ना उसके 1000 दाने लेंगे और उसका वेट काउंट करेंगे कि इसका भार कितना है, इसका वजन कितना है, उसे तो हम बोलते हैं परीक्षण भार या टेस्ट वेट। सीड इंडेक्स की बात अगर मैं करूं तो उसके अंदर रहते हैं 100 बीज, यानी 100 बीजों को लिया जाता है कोई भी फसल के और उनका वेट देखा जाता है कि वेट कितना है, इसे बोलते हैं सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स में 100 बीजों को रखा जाता है और परीक्षण भार में 1000 बीजों को। आपको एक ट्रिक बताऊं, परीक्षण ये देखो 4 शब्दों से मिलके बना हुआ है, ये भी बड़ा है परीक्षण, इसलिए इसमें 1000 बीज यानी कि ये संख्या बड़ी है। और सीड देखो छोटा है, सीड बस 2 ही वर्ड है इसके अंदर, तो इसका भी ये वाला जो नाम है ये छोटा है, यानी 100 इसकी जो काउंटिंग है वो छोटी है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों की जीवन क्षमता का पता लगाने के लिए कौन से परीक्षण उपयोग में लिए जाते हैं। ऊपर हमने देखा था टेट्राजोलियम का अकेले का नाम था, फिर यहाँ पे इसने गोडेक्स नाम दिया है और इंडिगो कार्मिन नाम दिया और टेट्राजोलियम भी दिया है। तो ये क्या है, तीनों ही ऐसे रसायन हैं जिनका यूज़ किया जाता है जीवन जो बीज है उसकी जीवन क्षमता का पता लगाने के लिए, यानी इस बीज की कितनी क्वालिटी है, कब तक ग्रो हो सकता है, कब तक हमें प्रोडक्शन दे सकता है। बिकॉज एक लिमिटिंग टाइम के लिए, एक सीमित टाइम के बाद जो बीज है वो अंकुरित होना बंद कर देता है। फिर है बीजों के अंकुरण को निम्न में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावित करता है, यानी कि कोई भी बीज है वो अंकुरित होता है जब जर्मिनेट होता है, तो इनमें से कौन सा फैक्टर है जो उसे इफेक्ट करता है, नमी या फिर तापमान या प्रकाश या फिर उपरोक्त सभी। तो सभी फैक्टर हैं। ओके, अगर नमी नहीं मिलेगी उस टाइम तो भी क्या होगा, फसल से कोई ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, टेम्परेचर भी मिलना ज़रूरी है, प्रकाश भी क्या है ज़रूरी है, तो उपरोक्त सभी प्रभावित करते हैं। एक अच्छे बीज का वास्तविक मूल्य कितने प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए, तो 75% से कम नहीं होना चाहिए। निम्न में से किस फसल में इपिजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है, तो राइट आंसर कौन सा है, अरहर। ठीक है, और मैंने आपको बताया था इपिजियल कौन सा होता है, जिसमें जो सीड कोट होता है ना वो जब प्लांट ग्रो करता है ना तो उसके साथ ऊपर निकल के आ जाता है, जो उसका बीज पत्र होता है वो। फिर है, निम्न में से किस बीज को मात्रक बीज के नाम से जाना जाता है, तो कौन से बीज को मात्रक बीज कहा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। मात्रक बीज किसे कहा जाता है, केंद्रीय बीज को या फिर प्रजनन बीज को या फिर प्रमाणित बीज को या फिर आधार बीज को, तो किसे बोला जाता है, आधार बीज को मात्रक बीज बोला जाता है। निम्न में से किस फसल में न्यूनतम अंकुरण पाया जाता है, यानी कि ऐसी कौन सी फसल है जिसमें अंकुरण की कैपेसिटी जो है वो न्यूनतम होती है। मान लो कि हम 100 प्लांट लगाएंगे तो क्या करेगी, 75% प्लांट ही ग्रो हो पाएंगे, 75 प्लांट ही ग्रो हो पाएंगे, इसे बोलते हैं अंकुरण कैपेसिटी। तो वो किसकी कम है, कपास जो फसल है उसकी अंकुरण क्षमता कम है। फिर है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्रोत है, यानी कि प्राथमिक स्रोत कौन सा है, तो प्राथमिक कौन सा है, मृदा है या फिर उर्वरक है या फिर पीड़कनाशी है, तो कौन सा है, हमारा बीज है। हम बीज को ग्रो करेंगे तभी तो फसल ग्रो होगी ना। फिर है, कपास में आधार बीज उत्पादन करते समय पृथक्करण मीटर दूरी कितनी होनी चाहिए, तो आधार बीज होता है एक तो सर्टिफाइड सीड होता है, एक ब्रीडर सीड होता है। तो आधार बीज में ये पूछ रहा है पृथक्करण दूरी कितनी होती है। पृथक्करण का क्या मतलब है, यहाँ पे मान लो इस एरिया के अंदर हमने कॉटन की क्रॉप लगाई है, तो आसपास का जो एरिया रहता है ना उसमें कितने एरिया में क्रॉप, कॉटन की कोई और क्रॉप या फिर कोई और क्रॉप नहीं लगी होनी चाहिए।
बिकॉज फिर क्या होता है क्रॉस ब्रीड इसके अंदर है ना क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है, परपरागण, तो जिसकी वजह से हमें प्योर जो प्रोडक्शन नहीं मिल पाता। तो इसके लिए हम एक मेंटेन करते हैं दूरी की, हाँ इतनी दूरी होनी चाहिए इतनी मीटर की, तो वो कितने मीटर रखी जाती है, 50 मीटर रखी जाती है पृथक्करण दूरी। ये याद रखना, यहाँ पे आधार बीज है कि आधार बीज में कितनी रखी जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि यदि मृदा में 20 से 30:1 कार्बन नत्रजन, यानी कि कार्बन तो हो 20 से 30% और नाइट्रोजन कितना हो 1, इनका रेशो ये हो, तो अनुपात से ज़्यादा का कार्बनिक पदार्थ मिलाए जाएं तो मृदा से कौन सी क्रिया शुरू होती है, तो क्या होता है इमोबिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो क्या होती है, शुरू होती है। सोइल की एक क्लास आई हुई है मेरी, उसमें मैंने ये सब बताया है, तो वो क्लास देखना, ठीक है। और फिर है कि क्षेत्र क्षमता पर पीएफ मान होता है, क्षेत्र क्षमता पर पीएफ मान कितना होता है 2.54, ये क्लास इसी क्लास में ये बताया गया है, ठीक है। अलग अलग कैपेसिटी होती है इनकी। फिर है कि चने की अवरोधी किस्म किसके प्रतिरोधी है, तो विल्ट जो डिजीज लगती है ना उसके प्रतिरोधी है चने की अवरोधी किस्म, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपको लगा है कि इस टाइप की क्विज जो है आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या फिर जैसे ही मेरी क्लास होगी तो आपको पता चल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।